फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि हम अपना चैप्टर कर रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर हमने अपना प्रोडक्शन फंक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हमने लॉज पढ़ी प्रोडक्शन फंक्शन की। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना प्रोडक्शन फंक्शन का, जिसका नाम है आइसोक्वेंट्स। ठीक है, आइसोक्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारा पार्ट है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का, या फिर बोल सकते हैं कि आइसोक्वेंट्स और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे पॉसिबल है। जब हम आइसोक्वेंट की बात करते हैं, इसे हम दो शब्दों में बांट दें, आइसो को अलग कर दें, क्वेंट्स को अलग कर दें। आइसो का मतलब यहाँ पर क्या होगा? आइसो का मतलब है इक्वल। ठीक है, क्या बोला मैंने? आइसो विच मीन्स इक्वल। और जो क्वांट है वो क्या दिखाता है हमें? जो क्वांट है वो हमें बता रहा है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी लॉस पढ़ी, चाहे हमने शॉर्ट रन लॉ पढ़ी या फिर हमने लॉन्ग रन पढ़ी। शॉर्ट रन में हमने पढ़ा कि एक इनपुट को चेंज करके हमारी आउटपुट पर क्या इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट बढ़ रही है या कम हो रही है, वो उसके बारे में पढ़ा। और हमने जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन लॉ के बारे में पढ़ा, उसमें हमने इम्पैक्ट देखा कि अगर हम सारे के सारे इनपुट्स को एक साथ चेंज कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी आउटपुट पर क्या पड़ेगा, यही पढ़ा हमने। अब जब आइसो इक्वल, क्वांट क्वांटिटी, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि जब हम बात करते हैं आइसोक्वेंट की, यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं हम दो फैक्टर्स को, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम कैसे कंबाइन करें और उसका इम्पैक्ट देखें किस पर, आउटपुट पर, कि दो इनपुट्स के अलग अलग ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट दिखाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोक्वेंट्स। क्लियर हुआ? मैं फिर से बताऊंगी एक बार। आइसोक्वेंट कर्व क्या करता है, बताता है वेरियस कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट किसका? दो इनपुट्स का। दो इनपुट मतलब दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच यील्ड द सेम टोटल प्रोडक्ट। सेम मतलब इक्वल, कि मैं चाहे दो में कैपिटल लूँ, एक में लेबर लूँ, तो भी मेरी 100 ही आएगी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होकर आएगी। मैं 3 का वो लूँ, कैपिटल लूँ, 4 लेबर की लूँ, तो भी मेरी 100 ही आ रही है। मतलब हर केस में मेरी आउटपुट क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो वो चीज़ किससे शो हो रही है? हमारी आइसोक्वेंट कर्व से। जनरली जो फॉर्म होता है, अगर हम इसे क्वांटिटेटिवली दिखाएं, ठीक है, जनरल फॉर्म, तो ये जो क्वांटिटी हो गया, ये क्या हो गया? फंक्शन क्यू क्या है यहाँ पर? आउटपुट। किसका फंक्शन है? कैपिटल, लेबर, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब देखिए एक डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। प्रोफेसर बिलास ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेज with which a firm can produce equal amount of product। ये डेफिनेशन आप इसकी कर लीजिएगा कि आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या शो करता है? दो कमोडिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन, दो रिसोर्सेज, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स भी बोल सकते हो, इनपुट्स भी बोल सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन, अलग अलग ऐसे कॉम्बिनेशन, डिफरेंट बोला है ना, जिससे कि एक फर्म इक्वल अमाउंट प्रोड्यूस कर सकती है, वो हमें शो करेगा आइसोक्वेंट कर्व। आगे अब इसके एजम्पशन पर आ जाइए। एजम्पशन क्या कहती हैं? सबसे पहले सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे इनपुट्स के। ठीक है, हम जो इनपुट ले रहे हैं, चाहे तो लेबर कैपिटल ले लें या कुछ और, मतलब जो फैक्टर्स होंगे वो 2 ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उन्हें हम स्मॉल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है दोनों फैक्टर में। ऐसा नहीं है कि हमें इतनी ही लेबर और इतनी कैपिटल, मतलब जो काम हम कैपिटल से ले रहे हैं वो लेबर से ले सकते हैं, और जो लेबर से ले रहे हैं वो काम हम कैपिटल मतलब मशीन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन फैक्टर्स आर यूज्ड इन ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट कॉम्बिनेशन अंडर द गिवन टेक्निक्स। क्लियर कि क्या है कि ऑप्टिमल यूज़ करना है हमने, फैक्ट जितना कर सकते हैं, मतलब जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम आए, हमारी आउटपुट मैक्सिमम आए, हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए।
आइसोक्विंट स्केड्यूल की बात करते हैं। आइसोक्विंट स्केड्यूल क्या शो करेगा? वही दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन जिससे आउटपुट इक्वल आए। जैसे कि यहाँ हमने लेबर ली, हमने कैपिटल ली, हमने इसके 5 कॉम्बिनेशन बनाए ABCDE। फर्स्ट ए कॉम्बिनेशन में हमने 1 लेबर ली, 15 की कैपिटल ली, आउटपुट कितनी आई? 200। सेकेंड में हमने 2 की लेबर ली, 11 कैपिटल ली, आउटपुट कितनी आई? 200 की। थर्ड में हमने 3 लेबर ली, 8 कैपिटल ली, हमारी आउटपुट कितनी आई? 200। फोर्थ में डी में हमने 4 लेबर ली, 6 कैपिटल ली, आउटपुट कितनी आई? 200। फिफ्थ में हमने 5 की लेबर ली, 5 ही कैपिटल में यूज़ किया, हमारी आउटपुट कितने की आई? 200। ठीक है। अब देखिए ये जो आइसोक्विंट स्केड्यूल है ये टेबल है जो हमें शो कर रही है 2 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो कि सेम लेवल हमें किसका दे रहे हैं? आउटपुट। देखो हर केस में कितना है? 200 है ना। तो मतलब इस सेम लेवल ऑफ आउटपुट हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लें। पहले हम 1 लेबर ले रहे थे, फिर हमने 2 बढ़ाई तो कैपिटल ऑब्वियस है कि कम हो गई। अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं 2 इनपुट्स का। अगर हम आइसोक्विंट मैप की बात करें तो वही चीज़ है कि जब हम 2 कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन करके जो आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम ग्राफिकली शो करें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आइसोक्विंट मैप, या फिर उसे दूसरा नाम हम दे सकते हैं इक्वल प्रोडक्ट मैप। ठीक है। ये एक चीज़, पहले मैं आइसोक्विंट मैप से पहले आइसोक्विंट कर्व के बारे में बता दूँ। ये हमारा आइसोक्विंट कर्व है। ये क्या शो कर रहा है कि ये जो हमने टैबुलर फॉर्म ली थी इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? आइसोक्विंट कर्व। ठीक है। अब नीचे आ जाओ एक बार। आइसोक्विंट मैप क्या बता रहा है? ये हमारा एक तरह से हम इसे ये भी बोल सकते हैं फैमिली ऑफ आइसोक्विंट कर्व्स। जो फैमिली होगी अलग अलग आइसोक्विंट कर्व्स को जब हम एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? आइसोक्विंट मैप। समझ आया क्या बोला मैंने? कि एक ही ग्राफ पर एक ही डायग्राम के अंदर जब हम अलग अलग आइसोक्विंट कर्व शो करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? आइसोक्विंट मैप। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आइसोक्विंट मैप shows different isoquint curve or respective different level of output where a higher isoquint denotes a higher level of output। कि जो ऊपर वाला आइसोक्विंट कर्व होगा ना वो क्या देगा? सबसे ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब आगे आ जाइए। प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कीजिएगा और आपको ना ऐसा लगेगा आपने पहले पढ़ी हुई है। क्यों पढ़ी हुई है? मैंने भी कराया है आपको। मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व कराया था, मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ कराई। जैसे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ थी सेम वैसी आपकी आइसोक्विंट कर्व की प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन देखिए जो हमने इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट पढ़ा था वो हमने यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा था। यहाँ पर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसे? यहाँ हम बात कर रहे हैं इसका प्रोडक्शन फंक्शन के बीच। बाकी ना प्रॉपर्टीज़ आपको डिट्टो वही मिलेंगी जो आपने इंडिफरेंस कर्व की पढ़ी थी। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। क्या है? आइसोक्विंट कर्व स्लॉप्स डाउनवर्ड। जो आइसोक्विंट कर्व है वो क्या है? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड। मतलब इस तरीके से ये देखिए जो 2 कमोडिटी 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ली है, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर लेबर ले ली और वाई एक्सिस पर हमने कैपिटल शो की है। देखिए जब हम ज़्यादा कैपिटल ले रहे हैं तो लेबर कम ले रहे हैं, जब हम ज़्यादा कम कैपिटल को कम कर दिया तो लेबर को बढ़ा दिया। तो ये क्या कर रहा है? जो आइसोक्विंट कर्व होगा वो डाउनवर्ड जाएगा। और रीज़न क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है? मतलब कैपिटल को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेबर से और लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल से। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जहाँ हम कैपिटल यूज़ कर रहे थे वहाँ हम लेबर ले सकते हैं, जहाँ हम लेबर ले रहे थे वहाँ हम कैपिटल यूज़ करके सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की साइड बढ़े। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? स्लोप कैसे जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हायर आइसोक्विंट रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जो हायर, जैसे हमने 3-4 अपने इंडिफरेंस कर्व देखे, इंडिफरेंस कर्व नहीं ये हम बात करेंगे अपने
आइसोक्वेंट कर्व, जो हायर आइसोक्वेंट कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करेगा, मतलब जो हायर होगा मतलब वहाँ हमारा लेबर और कैपिटल का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, मतलब दो कमोडिटीज़ का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो हमें क्या देगा, हायर आउटपुट देगा। ये आपको क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। दो आइसोक्वेंट कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दो हायर जो आइसोक्वेंट कर्व है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा जो हम अभी तक एजम्पशन लेकर चल रहे थे कि दो फैक्टर्स जो ले रहे हैं हम वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं और सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। अगर दो इंटरसेक्ट कर गए तो इसका मतलब होगा वो अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं, जो कि हमारी स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए दो जो हमारे आइसोक्वेंट कर्व हैं वो कभी भी आपस में काट नहीं सकते, ये गलत है। पैरेलल हो सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते एक दूसरे को। उसके बाद है नेक्स्ट, आइसोक्वेंट कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। किसकी साइड झुके होते हैं, ओरिजिन की साइड। जैसे इस तरीके से बना होगा ना, ओरिजिन की साइड झुका हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये वही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को दर्शाता है कि जहाँ हम कैपिटल यूज़ कर रहे थे वहाँ लेबर यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ लेबर यूज़ कर रहे थे वहाँ हम कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नो आइसोक्वेंट कैन टच आइदर ऑफ द एक्सिस। ना तो कोई एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट्स के जो कि इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट देंगे। अगर टच कर गए एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, इसका मतलब है हम सिर्फ एक ही फैक्टर प्रोडक्शन यूज़ करें, दूसरा यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वो हमारी जो एजम्पशन है वही रॉन्ग हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है, एक हम ये पढ़ते हैं ना कि हाँ चलो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो पैरेलल हो सकते हैं। या नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आइसोक्वेंट नीड नॉट बी पैरेलल। ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिफरेंस कर्व होंगे वो आपस में पैरेलल हों, वो पैरेलल ना भी हों, बस इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ किसकी, आइसोक्वेंट कर्व की, आइसोक्वेंट मैप्स की। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। इससे पहले मैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट बताऊं, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी। एक हमारी लाइन यूज़ होती है ग्राफ की, जैसे कि हमारा सिंपल यहाँ पर कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ लेबर, ठीक है। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। अब एक होती है हमारी, मैं जो आपको टर्म बताने जा रही हूँ वो होती है आइसोकोस्ट लाइन। आइसोकोस्ट लाइन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आइसोकोस्ट लाइन क्या होगी, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आपको तभी समझ आएगा जब आपको आइसोकोस्ट लाइन के बारे में पता हो। आइसोकोस्ट लाइन ऐसी लाइन होती है जो दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन को ऐसे बताती है जहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो सेम आए। जैसे हमारा आइसोक्वेंट कर्व था ना, आइसो एक जैसा, आइसोक्वेंट क्वांटिटी। यहाँ मैं जो टर्म यूज़ कर रही हूँ, मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ आइसो, क्या टर्म यूज़ कर रही हूँ मैं, आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो मतलब एक जैसी, कॉस्ट मतलब कॉस्ट। आइसो कॉस्ट लाइन क्या बताता है, दो फैक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट क्या आए, सेम आए, वो लाइन होगी आपकी टोटल कॉस्ट लाइन। ये जो लाइन बन गई यहाँ पर आ गई हमारी, ये हमारी लाइन होगी आइसो कॉस्ट लाइन। मतलब कैपिटल और लेबर का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको आइसो कॉस्ट लाइन का मतलब समझ आ गया ना। अब आप आगे का टॉपिक पढ़ सकते हैं। आगे जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ उसका नाम है ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ठीक है। ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट क्या बताएगा हमें कि हम दो कमोडिटीज़ को, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम आए और जो हमारी टोटल आउटपुट है वो क्या आए,
मैक्सिमम आए। ठीक है, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, आइसोक्वेंट आपको पता ही है, दो फैक्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे, वो आपका आइसोक्वेंट बताता है। पर ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन को अगर हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आउटपुट तो सेम दे रहे हैं, क्या कॉस्ट भी सेम होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पहले कॉम्बिनेशन की कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, दूसरे की कम आ रही हो, तीसरे की ज़्यादा आ रही हो। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होता है कि आउटपुट के साथ साथ एक्सपेंसेस भी देखना, और ये एक प्रोड्यूसर उसके लिए क्या करता है, इक्वल कॉस्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखना कि इक्वल कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा। इक्वल कॉस्ट लाइन और आइसो कॉस्ट लाइन, अगर मैं बात करूँ, अभी आइसो कॉस्ट लाइन के बारे में बताया आपको, तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर क्या इंडिकेट करेगा, वो पॉइंट एट विच आइसोक्वेंट कर्व इज टेंजेंट टू आइसो कॉस्ट लाइन। मैं आपको ना ये ड्रॉ कर कर दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, किसका? ये हमारा आइसोक्वेंट कर्व है। वो बस इतना ध्यान रखना, जहाँ पर ये आइसोक्वेंट कर्व है, ये क्या है? आइसोकोस्ट लाइन। जहाँ पर आइसोक्वेंट कर्व आइसोकोस्ट लाइन के टेंजेंट होगा, टच करेगा, वो पॉइंट आपका क्या होगा? ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। मतलब ये ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी, तो फैक्टर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, और आउटपुट तो आपको पता ही है सेम ही रहेगी, आउटपुट सेम रहेगी। मतलब यहाँ पर इस तरीके का हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा। अब आइए लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट मतलब लीस्ट कम, तो आपको पता ही है मतलब कम। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, वो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, और वह प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेगा? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू। ऑप्टिमम या फिर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। ऑप्टिमम और लीस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पर होगा? जहाँ पर आउटपुट क्या होगी? मैक्सिमम होगी, विद अ गिवन कांस्टेंट लेवल ऑफ इनपुट उतने ही यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट मैक्सिमम हो गई। और दूसरा कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम। मतलब 2 पॉइंट्स पर आउटपुट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम, और जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम। वो पॉइंट हमारा क्या होगा? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कहाँ होगा? जहाँ पर हमारी आइसोक्वेंट कर्व टेंजेंट होगा, किसके? आइसोकोस्ट लाइन के। वो पॉइंट कौन सा होगा हमारा? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का। और एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? वो सिचुएशन जहाँ पर एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, और मैक्सिमाइज कब करेगा? जब कॉस्ट कम होगी और आउटपुट मैक्सिमम होगी। और वो कैसे पॉसिबल है? वो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू पॉसिबल है। तो अगर हम बात करें कंडीशंस क्या क्या होंगी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस के लिए और लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए। पहली कंडीशन मैं बताती हूँ, वो पॉइंट जहाँ पर आइसोकोस्ट लाइन टेंजेंट होगी आइसोक्वेंट कर्व के, वो पॉइंट। और दूसरा जो आइसोक्वेंट कर्व है जहाँ पर वो टेंजेंट हो रहा है, वो कहाँ क्या होना चाहिए? ओरिजिन की साइड झुका हुआ होना चाहिए। तो ये 2 पॉसिबल कंडीशंस हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है, कोई क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।